ईरान में अब से 13 घंटे बाद क्या होगा, यह सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। दरअसल 21 मार्च को उन्होंने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने का 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। भारतीय समय के अनुसार यह अल्टीमेटम कल सवेरे लगभग 5:14 पर समाप्त हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अगर 48 घंटे में ईरान ने होर्मुज का रास्ता नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर सकता है और उसे मिटा सकता है, और इसकी शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी। यानी अमेरिका ईरान को अंधेरे में डुबा देने की धमकी अब दे चुका है, और यह धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से आई है। लेकिन इस धमकी के बावजूद ईरान ने अभी तक होर्मुज की स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला है। केवल न्यूट्रल देशों के जहाजों को जाने की फिलहाल अनुमति दी गई है। यहां तक कि ईरान ने पलटवार की बड़ी धमकी दी है, और यह दिखाता है कि इस युद्ध के इतने दिन बाद भी ईरान पीछे नहीं हटा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का करारा जवाब देते हुए ईरान ने न केवल पूरे क्षेत्र में बल्कि अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता जोल्फघारी ने दावा किया है कि ईरान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला उसने अभी इससे थोड़ी देर पहले किया है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के 74वें चरण के तहत इजराइल के तेल अवीव और रमादगन में तबाही मचाने का भी दावा किया है। ईरान ने अब धमकी यह दी है कि इजरायली सैनिक बस्तियों में छिपने के बावजूद उसकी नजर से नहीं बच पा रहे हैं। इसे नागरिक ठिकानों पर हमले का बहाना माना जा रहा है। हालांकि सबसे चौंका देने वाला दावा सऊदी अरब को लेकर हुआ है, जहां ईरान ने अराश 2 आत्मघाती ड्रोन के जरिए प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के जो टोही विमान है, उन टोही विमानों को निशाना बनाने की बात की है। ईरान ने खैबर शिकन और खुर्रम शहर 4 जैसी अत्याधुनिक और बहुत ही घातक मिसाइलों से भी हमला करने का दावा किया है। ईरान का दावा यह है कि इन हमलों में उसने अमेरिका और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके न केवल रेडार को बल्कि मिसाइल लॉन्चरों तक को तहस नहस कर दिया है, और यह बड़ा दावा है जो ईरान की तरफ से किया गया है। जमीनी स्थिति समय अगर देखी जाए तो ईरान मानने को तैयार ही नहीं, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी रुक नहीं रहे हैं। इस बीच पूरी दुनिया महाविनाश की ओर जाती साफ नजर आ रही है, और आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पिछले कुछ घंटों का अगर आप घटनाक्रम देखें तो यह बहुत तेजी से बदल रहा है, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं, नेटो जो हॉर्मुज में दखल देने से अब तक इनकार कर रहा था, अब 22 देशों ने एक साथ हॉर्मुज को खुलवाने की बात की है। और यह बहुत ही खतरनाक होगा अगर इतने सारे देश एक साथ इस युद्ध में शामिल होते हैं। और इसके बाद रूस और चीन दोनों चौकन्ना हो गए हैं। रूस ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ अगर जमीनी जंग हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बुशहर परमाणु संयंत्र में रूस के वैज्ञानिक काम करते हैं। वो पहले ही कह चुका है कि बुशहर में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि यह युद्ध बंद नहीं हुआ तो दुनिया एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र में फंस जाएगी। युद्ध अगर फैला तो अंजाम केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। हम आपको पहले सुनवाते हैं नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं उसके महासचिव जो हैं मार्क रूट, उन्होंने क्या बयान दिया, और वो बयान इसे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा क्यों बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा अब 40% और ज्यादा बढ़ गया है। यह बहुत खतरनाक बयान है। आपने सुना, नेटो देशों के अलावा जो अन्य देश इसमें शामिल हो रहे हैं उसमें संयुक्त अरब अमारात भी है, बहरीन भी है, जापान भी है, दक्षिण कोरिया भी है। 22 देशों का यह समूह है। साफ ये कि खाड़ी के देश भी अब खुलकर ईरान के खिलाफ एक गुट का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा विश्व युद्ध से पहले होता देखा गया था, लेकिन क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। यह खबर यह है कि ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी है उसकी जो परमाणु पनडुब्बी है HMS हर मैजेस्टी शिप एंसन,
ये अरब सागर में ये परमाणु पनडुब्बी पहुंच गई है। ये पनडुब्बी टोमाहॉक का जो ब्लॉक 4 क्रूज मिसाइल है उससे लैस है। यानी इस वक्त ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल तो नहीं है, लेकिन जो रॉयल एयरफोर्स है साइप्रस के आकतेरी बेस की सुरक्षा में वो बहुत ही सक्रिय भूमिका इस समय निभा रहा है। ब्रिटेन ने उसके अलावा डिएगो गार्सिया का जो बेस है ईरान के खिलाफ रक्षात्मक प्रयोग के लिए अमेरिका को देने का ऐलान कर दिया है। ये दे दिया एक तरह से। डिएगो गार्सिया में अमेरिका का एक बेस है, लेकिन ये आइलैंड जो है, ये आइलैंड समूह जो है, जो द्वीप समूह है, ये ब्रिटेन का है। ईरान ने दोनों को ही मिसाइल से निशाना बनाने का प्रयास किया था। ऐसे में ईरान का कोई भी गलत कदम ब्रिटेन ही नहीं, नेटो और नेटो के साथ साथ जो कुल मिलाकर एक 22 देशों का समूह है, इसे ईरान के खिलाफ युद्ध में सीधे तौर पर ला सकता है। तो अब क्या रूस और चीन ईरान के पक्ष में कोई ठोस कदम उठा सकते हैं? कहा यह जा रहा है कि अब तक वो इंटेलिजेंस में मदद दे रहे हैं, हथियारों में मदद दे चुके हैं, रेडार्स में मदद दे चुके हैं, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, लेकिन क्या अब सीधे तौर पर रूस और चीन ईरान के पक्ष में शामिल होंगे? खतरा पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस समय। दरअसल मध्य पूर्व में जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग जारी है, ब्रिटेन में सांप्रदायिक नफरत की आग इससे भड़क रही है। लंदन से एक बेहद चिंताजनक खबर इस समय आ रही है, जहां यहूदी समुदाय के एक नहीं, दो नहीं, कई एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कैसे इस आग को बुझाने के दौरान एक धमाका भी हुआ। दरअसल कुछ अज्ञात हमलावरों ने यहूदी समुदाय की एम्बुलेंस में आग लगा दी। एक एक कर, एक दो नहीं, जबकि 4 एम्बुलेंस को जला दिया गया। सीसीटीवी कैमरे पर यह तस्वीरें कैद भी हुई। आग बुझाने के लिए लंदन फायर सर्विस की वहां टीम पहुंची। आग बुझाने के दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। लंदन पुलिस ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे एंटी सेमिटिक अटैक यानी यहूदी विरोधी नफरत से प्रेरित अपराध मानकर जांच शुरू कर दी है। अच्छा, वो तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये सीसीटीवी पर कैद तस्वीरें हैं। वीडियो में 3 नकाबपोश पेट्रोल लेकर एम्बुलेंस के करीब आते नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में एम्बुलेंस में आग लगाकर वो वहां से भाग खड़े होते हैं। नकाबपोशों ने वहां खड़ी एक नहीं, दो नहीं, 4 एम्बुलेंस में आग लगा दी। तस्वीरों में उन्हें वहां से निकलते तो देखा गया, लेकिन किस दिशा में वो आगे गए, अभी इस मामले में पड़ताल जारी है। और इस बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा किया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी नौसेना के एयर डिफेंस ने 2 अमेरिकी ड्रोन्स मार गिराए। ईरान की स्टेट मीडिया के मुताबिक ये दोनों सुइसाइड ड्रोन कथित तौर पर अमेरिकी सेना के थे। ईरान की सेना के मुताबिक ड्रोन का पता लगाया गया, उसे ट्रैक किया गया और फिर बंदर अब्बास नौसैनिक बेस को निशाना बनाने से पहले ही उन्हें मार गिराया गया। ये तस्वीरें ईरान ने अपने औपचारिक तौर पर जारी भी की स्टेट मीडिया पर, और यह दावा किया कि उसने अमेरिका के लूकस ड्रोन जो एक तरह से देखा जाए तो ये शाहिद ड्रोन की तर्ज पर ही बनाए गए हैं। अमेरिका ने इन्हें बनाया है। ये बंदर अब्बास बेस की ओर जा रहे थे। ईरान का सबसे प्रमुख नौसैनिक बंदरगाहों में से एक है, और उसे अब निशाना बनाने का प्रयास करते हुए 2 अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है ईरान ने। और एक बार फिर हम इस समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर लौट रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो 48 घंटे की डेडलाइन दी थी कि या तो ईरान होर्मुज की खाड़ी या होर्मुज जलदमरूप मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे, या फिर ईरान का जितना भी ऊर्जा का वहां पर केंद्र है, पावर प्लांट्स है, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। अब सवाल यह कि अगर ईरान नहीं झुका तो क्या अमेरिका और उसके सहयोगियों का अगला कदम यही होगा? 5 बड़े पावर प्लांट्स ईरान में है, और अगर वहां प्रिसिशन स्ट्राइक होता है, 1 या 2 वहां पर मिसाइलें भी दागी जाती हैं, तो अगर ऐसी प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई तो इन प्रिसिशन स्ट्राइक्स के चलते ईरान तो अंधकारमय हो जाएगा, लेकिन ईरान ने धमकी यह दी है कि जो वो पलटवार करेगा, उस पलटवार से पूरा मध्य पूर्व अंधकारमय हो जाएगा।
अब हम आपको दिखाते हैं शाहिद सलीमी 2215 मेगावाट वहां पर ऊर्जा जनरेट होती है। फिर दावावंद में 2868 मेगावाट और यह तेहरान को बिजली देता है। यह सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है ईरान के लिए। फिर केरमान का है 1912 मेगावाट, यहां पर बिजली जनरेट होती है। शाहिद राजाई 2043 मेगावाट और रमीन का है लगभग 1903 मेगावाट, 1890 से 1903 मेगावाट। ये 5 बड़े ऊर्जा के केंद्र हैं और ग्रिड अगर फेल हुआ तो पूरा ईरान डूब जाएगा। दावामंद ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। जो शाहिद सलीमी है ये मजदरान प्रांत में है। शाहिद रजाई जो है ये उत्तरी ईरान में है और जो ईरान का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, औद्योगिक पट्टी को ये बिजली सप्लाई करने का मेन केंद्र है। जो केरमान का है ये सेंट्रल ईरान में है और मध्य ईरान के मिलिट्री और इंडस्ट्रियल बेस का ये पावर सेंटर है। जो रमीन का पावर बेस है वो खुजिस्तान यानी दक्षिणी ईरान के एक इलाके में आता है। ये तेल संपन्न इलाके का सबसे बड़ा लेकिन थर्मल पावर प्लांट है। ये जो 5 पावर प्लांट्स हैं, अगर यहां पर टारगेटेड अटैक्स हुए तो निश्चित तौर पर ईरान की युद्ध लड़ने की जो क्षमता है, सोचिए उसके 5 ऊर्जा के केंद्र अगर ध्वस्त होते हैं तो उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता लगभग 25 से 30% डाउन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लेकिन जो उसकी लड़ने की क्षमता बचेगी, ईरान ने धमकी यह दी है कि वो इतना जबरदस्त पलटवार करेगा, चाहे सऊदी अरेबिया पर करे या यूएई पर करे या और देशों पर करे, पूरा क्षेत्र जल उठेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की जो रक्षा परिषद है उसने धमकी दी है कि अगर ईरान पर जमीनी हमला हुआ तो पूरे फारस की खाड़ी में नौसैनिक माइंस बिछा दी जाएंगी। परिषद ने औपचारिक बयान ऐसे समय दिया है जब तेहरान ने इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी मेरीन्स का हमला हो सकता है। परिषद ने कहा है कि दुश्मन ने ईरान के तटों को या फिर ईरान के द्वीपों को अगर निशाना बनाने का कोई भी प्रयास किया तो ईरान फारस की खाड़ी में और तटों के किनारे जहां से अमेरिकी नौसैनिक हमले हो सकते हैं, लैंडिंग ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो उस पूरे रास्ते में उन्हें माइंस का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़े एस्केलेशन की बात इस समय ईरान कर रहा है। अगर इस पूरे फारस की खाड़ी में अगर उसने बारूदी सुरंगें बिछा दी, वो भी उसके मुंह पर या फिर खर्ग आइलैंड जो लगभग 400 किलोमीटर अंदर है उसके आसपास, तो फिर लैंडिंग ऑपरेशंस, एम्फीबियस ऑपरेशंस जिन्हें कहा जाता है, वो मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इजराइल ने कल अपने शहरों पर हुई ईरान के हमलों का आज बदला लेना शुरू किया। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है, इजराइल ने तेहरान के अलावा ईरान के उर्मिया और खुर्रमाबाद शहरों में एक के बाद एक सुबह हवाई हमले किए। तेहरान में जोरदार धमाके हुए। इजराइल ने इस्लामी शासन के ढांचों को निशाना बनाने का दावा किया है। वहीं इजरायली एयर स्ट्राइक्स में उर्मिया शहर में एक बहुमंजिला इमारत समतल हो गई। रेस्क्यू टीम ने मलबे में लोगों की तलाश करना शुरू किया। जो सबसे दर्दनाक तस्वीरें हैं ना, ये खुर्रमाबाद शहर से आई, जहां इजरायली हमले के बाद मलबे में से एक बच्चे का शव निकाला गया। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने उसके नागरिकों को भी निशाना बनाया। कई नागरिकों की मौत हो गई, कई नागरिक घायल हुए हैं। ईरान ने कल इजराइल के डिमोना और अराद शहरों को मल्टीपल वॉरहेड्स वाली मिसाइलों से निशाना बनाया। इन शहरों के रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने आज सवेरे ईरान के शहरों को निशाना बनाया और इस पूरे क्षेत्र में अब यह युद्ध और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। ईरान के साथ जारी जंग में अब सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। सीबीएस न्यूज और यूगोव के एक ताजा सर्वे में वॉशिंगटन डीसी के गलियारों में खलबली मचा दी है। दरअसल सर्वे के आंकड़े बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। लोग अब युद्ध पर सवाल उठाने लगे हैं। 66% अमेरिकियों का मानना यह है कि यह युद्ध जरूरी नहीं था, बल्कि इसे जबरन चुना गया था। 57% लोगों ने साफ कहा है कि युद्ध की दिशा गलत है और हालात बेहद खराब है। 63% लोग ऐसे हैं, उन जनता को यकीन है कि युद्ध ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। सबसे बड़ा डर तेल की कीमतों को लेकर है। 90% अमेरिकियों को लग रहा है कि पेट्रोल के दाम अभी और आग लगाएंगे, यानी $4 प्रति गैलन के आंकड़े को छूता ईंधन अब आम अमेरिकियों के सब्र की बांध को तोड़ रहा है।
साफ है कि हॉर्मूज का संकट अब अमेरिकी घरों में, उनकी रसोई में, उनकी जेब और उनकी कारों तक पहुंच गया है। इस सबके बीच अमेरिकी सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध पर अपने बदलते बयानों को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर इस समय मैं आपको बता दूं, आज तक को मिली जानकारी और खास जानकारी के मुताबिक 2 और भारतीय एलपीजी टैंकर हॉर्मूज से भारत आ रहे हैं। यह बड़ी खबर है। भारतीय नौसेना इन दोनों एलपीजी टैंकरों को सुरक्षित लाने के प्रयास में शामिल है। भारतीय नौसेना के साथ लगातार संपर्क में है ये जहाज। रास्ते को लेकर उनका मार्गदर्शन हो रहा है। भारतीय नौसेना के 2 टास्क फोर्स हॉर्मूज में फंसे भारतीय जहाजों को लाने की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। दोनों ही टैंकर हॉर्मूज को पार कर चुके हैं। यह बहुत ही मन को शांत करने वाली खबर है, क्योंकि पिछले कुछ घंटे ये उस समय ईरान के रास्ते और ईरान के पानी से होते हुए हॉर्मूज को पार कर रहे थे। अब अलग रास्ते से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ही एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जग वसंत 22 भारतीय जहाजों में शामिल थे जो हॉर्मूज में अब तक फंसे हुए थे। इन दोनों को मिलाकर अब 6 जहाज हॉर्मूज से बाहर आ चुके हैं। तो यह गनीमत भरी खबर है कि 2 और जहाज वहां से एलपीजी लेकर सुरक्षित निकलने में सफल रहे हैं। और इस बीच नई दिल्ली में ईरान के दूतावास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि ईरान हॉर्मूज पार करवाने के लिए जहाजों से $2 मिलियन की वसूली कर रहा है। दरअसल यह दावा किया जा रहा था कि हॉर्मूज से सुरक्षित निकालने के बदले ईरान हर जहाज से $2 मिलियन वसूल रहा है। ईरान के दूतावास ने कहा है कि यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर कुछ भी कहा भी गया है तो यह किसी का व्यक्तिगत बयान है, यह ईरान का बयान नहीं है। ईरान के आधिकारिक रुख को यह बयान नहीं बताते। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व में जारी जंग को लेकर भारत का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस युद्ध ने दुनिया समेत भारत की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। उन्होंने यह भी कहा कि इस युद्ध का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो तैयारियां की गई हैं उससे जो असर है वो भारत पर दुष्प्रभाव इसका कम पड़ रहा है। सुनिए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। हॉर्मूज के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है, जो चेतावनी दी है, अब उस धमकी जो दी गई है उस बस थोड़ा सा वक्त बचा है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमले हुए तो वो अमेरिका के बड़े तकनीकी केंद्रों को तबाह कर देगा। इस बीच इजरायल ने तेहरान में बड़े हमले किए हैं। ईरान ने जो वार किया डिमोना और अराद पर किया था। डिमोना इजरायल का बड़ा परमाणु केंद्र है। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल ने तेहरान पर हमले किए हैं। खुर्रम शहर मिसाइलों का पलटवार किया है। इतना ही नहीं, लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की एक
बड़ी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण ब्रिज को ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच बड़ी खबर नेटो के हवाले से आ रही है। अचानक नेटो भी सक्रिय हो गया है। बयान सामने यह आया है कि होर्मुज पर जहाजों की सुरक्षा के मद्देनजर 22 देश अब मिलकर काम करेंगे। यह बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, यरूशलेम पर ईरान के हमले का खतरा है। ईरान लगातार इजरायल को निशाना बना रहा है। बड़ी खबर इस समय जेरूशलेम से आ रही है। यरूशलेम राजधानी केनेसेट यहीं पर है, इजरायल की संसद यहीं पर है और ईरान के हमले की आशंका को लेकर इस समय यह आवाज सुनिए। ये यरूशलेम में एक के बाद एक सायरन बज रहे हैं। आनन फानन में लोग बम शेल्टर की ओर भाग रहे हैं। सायरन ईरान और से मिसाइल और ड्रोन के हमलों की चेतावनी है। हमसे अब से थोड़ी देर पहले कुछ मिनटों का ही समय मिलता है, ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं। सायरन बजने और मिसाइल के आने में इजरायली नागरिक अपने करीब के बम शेल्टर पे जाके शरण ले रहे हैं जब तक खतरा टल ना जाए, आधिकारिक सूचना जब तक इसकी मिल ना जाए। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जैसे ही ये सायरन बजा लोग सबसे पास के बम शेल्टर में पहुंचे और इसी सायरन और बमबारी के बीच मेरी सहयोगी श्वेता सिंह वहां पर करीब 15-16 दिन बिताकर अभी अभी लौटी हैं। इजरायल और आसपास के खतरनाक इलाकों के बहुत ही साहसिक रिपोर्टिंग करके श्वेता लौटी हैं। श्वेता, दिमोना और अराद पर हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल इस समय यहां यह उठ रहा है श्वेता कि इजरायल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसे एक तरह से अभेद्य माना जाता था, अब वो अभेद्य नहीं रहा। गौरव, 85 to 90% उसका सक्सेस रेट रहता है, रॉकेट्स के अगेंस्ट ज्यादा रहता है। ये आपने भी देखा जब हमास के विरुद्ध वो पूरी कार्रवाई गाजा के भीतर चल रही थी, रॉकेट्स के विरुद्ध ज्यादा कारगर रहता है। लेकिन रॉकेट्स जब आते हैं तो कम समय होता है लोगों के पास रिएक्ट करने का। मिसाइल्स आ रही हैं, दूर से आ रही हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा डेमोना वाली घटना के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू ने जब सबको एड्रेस किया तो कहा कि आप लोग बॉम्ब शेल्टर्स जाया करें। तो जो उनके मल्टी लेयर डिफेंस कहते हैं हम, उसमें सब कुछ टेक्निकल नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट भी है और वो कंक्रीट वाला लेयर उनके लोगों की जान बचा रहा है। अब अगर आप पूरा शुरू से लेकर अभी तक देख लें तो 24 दिन में लगभग 18-19 लोगों की जान गई है। जो फेटल इंजरीज नहीं है वो 18-19 रही हैं और बाकी लोग जो रहे हैं वो घायल हुए हैं और उनमें से भी अधिकांश 50% से ज्यादा वो हैं जो बॉम्ब शेल्टर नहीं गए थे। तो इजरायल मुकाबला तो कर रहा है और क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है उस तरीके से एक देश, लेकिन वो 85% जो आपका सक्सेस रेट रहता है वो ज्यादा स्टार्क तब लगता है जब अगर 10 रॉकेट आ रहे हैं, 9 को आप विफल कर रहे हैं, 1 गिर रहा है। पर अगर 100 मिसाइलें आ रही हैं, आप 90 को विफल कर रहे हैं और 10 गिर रहे हैं, तो डैमेज ज्यादा हो जाता है। और श्वेता ने उसी रॉकेट और मिसाइल फायर के बीच एक नहीं, दो नहीं, 15-16 दिन लगातार वो रिपोर्टिंग की है। उस समय चुनौती सबसे बड़ी यही रहती है कि अपनी जान बचाएं या फिर आप तक ये रिपोर्ट लाएं। देखिए श्वेता की नहारिया के ऐसे ही इलाके से वो रिपोर्ट, जब रॉकेट हमले उन घरों पर हुए थे, तबाही की वो तस्वीर लेते हुए श्वेता ने उस समय भी आशंका जाहिर की थी कि सीमा के बेहद करीब ये मिसाइलें नाकाम हो रही हैं या नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। ये उत्तरी इजराइल का नहारिया इलाका है जहां पर एक रॉकेट आकर गिरा है। शुरुआत में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि क्या एक इंटरसेप्शन वाली मिसाइल जो थी क्या वो आकर इस क्षेत्र में गिरी है, लेकिन आईडीएफ की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि नहीं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया एक रॉकेट था। इसमें 3 लोगों के घायल होने की बात हो रही है और अधिकांश जो है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे घर का हाल आप देख लीजिए, सामने पार्क गाड़ी का हाल देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद और चकनाचूर नजर आ रहा है। उत्तरी इजराइल में नहारिया का जो ये क्षेत्र है, ये मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर पूरे इलाके की दूरी लेबनान के बॉर्डर से रहती है और हमेशा यहाँ पर एक खतरा बना रहता है। इसी गली में ये हमला हुआ है और यहाँ पर घनी आबादी है लोगों की, इसीलिए जब इस तरह का एक रॉकेट यहाँ पर गिरा, क्योंकि बॉर्डर के इतने नज़दीक होने के कारण यहाँ पर जो अलार्म है उसके बाद से जो प्रिकॉशनरी मेजर लेने का समय होता है वो कम होता है और ये चिंता का एक बड़ा विषय उत्तरी इजराइल के इन इलाकों में बना हुआ है।
उत्तरी इजराइल का वो इलाका जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, वहां के लोग भी वहां इस समय नहीं जा रहे हैं। बड़ी संख्या में हजारों लोगों को वहां से हाइफा या और सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। लेकिन श्वेता, आप पहुंची कैसे? क्योंकि नहारिया के इलाके में तो वो तो बॉर्डर के इतना करीब है कि लेबनान के रॉकेट महज चंद सेकंडों में वहां आके गिर जाते हैं। 30 सेकंड का टाइम मिलता है मैक्सिमम आपको, अगर सायरन साउंड होने के और उस धमाके होने के बीच, जो बॉर्डर के एरियाज हैं। और सच में गौरव, आप तो क्योंकि हम सब इजराइल में रिपोर्टिंग करते रहे, कोई तैयार नहीं होता है टैक्सी ड्राइवर वहां जाने के लिए। तो करीब मेरा 10 अटेम्प्ट हो चुका था और कि मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि जाना है वहां पर, और कोई रेडी नहीं था जाने के लिए। फिर मैंने सोचा मैं ट्रेन स्टेशन जाऊं, वहां से ट्रेन लूं, जो कि एक लंबा रास्ता होता। पर फिर जो 11वां टैक्सी ड्राइवर था जिसे मैंने अप्रोच किया, वो नॉर्थ का ही रहने वाला था, टिबेरियस के पास उसका घर था, तो वो तैयार था जाने के लिए। तो थैंकफुली हम लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर हमने नहारिया में रिपोर्ट की, और उस दौरान भी 2 बार सायरन बजे वहां पर पूरा एरिया। और ये जो घर जो आप डैमेज देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में जूइश सेंटर था, मतलब फ्रॉम बेट शेमेश, नहारिया, ये सारे एरियाज जहां जहां पर मिसाइल गिरे, वहां पर सिनेगॉग था, यानी कि जो यहूदियों का धार्मिक स्थल होता है, जूइश सेंटर, जहां पर जो सारे यहूदी हैं वहां पर आकर बैठते हैं। तो ये एक पैटर्न भी आपको पूरे इजराइल में दिख रहा है। बड़ी बात कह रही हैं। तो क्या ईरान के जो मिसाइलें आ रही हैं, ये जानबूझकर सिनेगॉग्स को या यहूदियों के रहने के इलाकों को ही टारगेट कर रहे हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं? मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एक भी आपने देखा अभी तक गौरव, जहां पर देखिए पास में टेलवीव में जब हुआ था, टेलवीव के भीतर जब खासकर सैटरडेज को ज्यादा टारगेट किया जाता है, टेलवीव को और साउथ इजराइल को। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें, जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का डेडलाइन दिया था। उन्होंने कहा ऊर्जा प्लांट के हमले का प्लान उन्होंने 5 दिनों के लिए टाल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा के प्लांट्स को टारगेट करने का प्लान 5 दिनों के लिए टाल दिया था, क्योंकि आज रात की डेडलाइन, या भारत के समय अगर देखा जाए तो कल सवेरे 5 बजे तक की ये डेडलाइन थी ऊर्जा प्लांट पर हमले करने का। और ईरान ने यह धमकी दी थी, पलटवार करेंगे तो हम सभी क्षेत्र के ऊर्जा के साधनों को निशाना बनाएंगे, चाहे वो पावर प्लांट्स हो या फिर पावर जनरेशन की कैपेसिटी हो, हम उसे टारगेट करेंगे। तो इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 दिन का समय अभी ईरान को और दिया है, यानी अभी और समय लगेगा अमेरिका को अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। श्वेता, किस रूप में आप देखते हैं कि 5 दिन टाल दिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पावर को, क्योंकि पावर को निशाना बनाना, किसी देश को अंधकार में डालना एक बहुत बड़े एस्केलेशन के रूप में से देखा जाता है। श्वेता, मुझे लगता है सबको सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात को लेकर होता है कि जो व्यक्ति, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कथित तौर पर, वो युद्ध रुकवाने का दावा अगर करते हैं, तो क्या वो नहीं जानते हैं कि भड़काऊ बयानों और भड़काऊ कदम से ज्यादा युद्ध भड़कता है। अगर आप ईरान को कह रहे हैं, आप मुझे लगता है कि उन्होंने ईरान की चेतावनी को सीरियसली ले लिया, क्योंकि उनको मालूम है कि ईरान एक्चुअली किसी भी हद पर जाकर नहीं रुकेगा। अगर उसको पलटवार करना होगा और ऊर्जा संयंत्रों पर, बाकी सभी उस पूरे क्षेत्र के देशों में अभी वो स्थिति नहीं है कि आप उसको हल्के में ले सकते हैं। आपको तो खत्म करने की दिशा में सोचना होगा कि कैसे आप करें, और वो ऊर्जा इंस्टॉलेशंस को कम से कम टारगेट करके नहीं हो सकता है। आप मिलिटरीली एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको उस हिसाब से वो कदम उठाने होंगे। मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाया लगातार अमेरिका ने, कारपेट बॉम्बिंग लगातार की। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले उन्होंने डेडलाइन दी, 48 घंटे की डेडलाइन दी कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो फिर हम पावर प्लांट्स को टारगेट करेंगे। ईरान ने तो कह दिया कि हम और बंद कर देंगे, किसी को नहीं जाने देंगे। लेकिन भारत की कूटनीति देखें, भारत के 2 जहाज अभी अभी निकल कर आए हैं। श्वेता, नहीं, भारत की कूटनीति देखिए, पॉलिटिकली इसको बहुत तरह से लिया जाएगा, लेकिन एज अ ग्राउंड रिपोर्टर मैं ये कह सकती हूं कि मुझे जॉर्डन में भी उतना ही सेफ महसूस हुआ जितना इजराइल। मतलब सेफ इस सेंस में, बमों से सेफ्टी अलग चीज होती है, और एक होता है पब्लिक में आपका एक्सेप्टेंस एज एन इंडियन, वो सेफ्टी। तो चाहे वो जॉर्डन रहा हो, चाहे इजराइल रहा हो, दोनों जगह एक भारतीय होने के नाते आपका सम्मान किया जाता है, क्योंकि वहां लोग समझते हैं कि ये लोग युद्ध के पक्ष में नहीं है। भारत, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले संसद में भी की कि भारत बातचीत से हर समस्या के समाधान के पक्ष में है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि वो टाल दिया उन्होंने 5 दिन तक पावर प्लांट्स को निशाना बनाना या डेडलाइन। या यूं देखा जाए श्वेता, अमेरिका को भी
जितने जहाज उसके पास इस क्षेत्र में हैं, 2 मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स उसकी अभी पहुंच रही हैं, उनको पहुंचने में हफ्ता भर लगेगा। फिर 22 देशों का जो कोएलिशन बनाने की बात कर रही है, नेटो के देशों को भी वहां पहुंचने में समय लगेगा। तो इसीलिए आप पहले कह दें और फिर कर ना पाए, इससे और फिर जगहसाई होगी। इसीलिए 5 दिन का समय ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और कॉम्प्लिकेट होते जाता है सिचुएशन, मतलब बाकी देशों के बारे में सोचना होगा जो उस जगह पर है। देखिए, इजराइल की लड़ाई अलग है, अमेरिका की लड़ाई अलग है। आज वो उद्देश्य अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं दोनों, लेकिन इजराइल की लड़ाई अलग। देखिए, हम अमेरिका को तो एक जिम्मेदारी के तौर पर वहां पर देखना चाहिए कि आप अगर कह रहे हैं कि हां हम सुरक्षित निकालेंगे, तो इस तरीके से नहीं होगा। कमजोर से कमजोर देश अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आक्रमण करेगा और उसको उस चीज के लिए आप नहीं ब्लेम कर सकते हैं। और युद्ध का पूरा ये रूप बदल गया है। जिस तरह से ईरान को कमजोर अगर अमेरिका के मुकाबले माना जाए, कमजोरी के बावजूद जिस तरह से उसके शाहिद ड्रोन्स है, जिस तरह से उसके क्लस्टर एम्यूनिशन है और जिस तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो टारगेट कर रहा है, पहले अमेरिका के रेडार, उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र, जहां पर जब उसके डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक हुआ तो उसने काउंटर अटैक किया। तो बहुत सिस्टमैटिक मिलिट्री प्रिसिशन से ईरान इस समय पलटवार कर रहा है श्वेता। और जिस तरह से इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या हो सकता है। अब देखिए, जो हमारी बात भी बीच में रही कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को क्या वो टारगेट नहीं कर रहा है, केवल सिविलियंस को कर रहा है। मुझे लगता है मिलिट्री एरियाज ज्यादा बेहतर प्रोटेक्टेड हैं, वहां पर कोई चांस नहीं ले सकता है। हाइफा में भी एक माइनर इंसिडेंट हुआ, उसको ब्लो अप किया गया, पर वो माइनर इंसिडेंट था क्योंकि आग भड़कती नहीं रही वहां पर। वो एक छोटे दायरे में उसको चला रहे हैं युद्ध के हालात को देखते हुए, और वो चलता रहा। लेकिन सिविलियंस दोनों तरफ में क्या कहूं, लेबनान में भी सिविलियंस इसकी जद में आते हैं। और इसीलिए देशों को, जब हम ऑप सिंदूर को लेकर, गौरव, मेरी भी चर्चा आपसे होती थी और मुझे भी बड़ा एक भारतीय होने के नाते लगता था कि यार 4 दिन में क्यों खत्म कर दिया। लेकिन समझ में आता है कि युद्ध शुरू करना बहुत मुश्किल है, खत्म करना मतलब शुरू करना बहुत आसान है, खत्म करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप में वो संयम हो कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव मीट किया है, अब आप रोकिए, क्योंकि दुनिया को आप और बदहाली की तरफ नहीं धकेल सकते। और इसीलिए भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, आपके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी थी। प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में जो कहा जाता है, एक आपका वॉर एम होता है, एक मेंटेनेंस ऑफ एम होता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दोनों किया, पाकिस्तान को ठोका भी और उसके बाद सीज फायर भी हुआ। लेकिन यही अमेरिका के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं श्वेता। अमेरिका के लिए चुनौती बढ़ रही है। अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को आप क्या कहेंगे? आप आफ्टर ऑल आप अपने सैनिकों को लूज कर रहे हैं, अपने विमानों को लूज कर रहे हैं। कोई भी आप उसकी वजह बता दीजिए, लेकिन उनकी जानें जा रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बताना है कि कब युद्ध खत्म होगा, क्यों अमेरिकी सैनिकों की जान जा रही है, क्यों हमारी महंगाई, जिसको आप कह रहे थे कि आप नियंत्रण में करेंगे, वो बेकाबू होते जा रही है, क्यों डॉलर कमजोर हो रहा है। देखिए, एक रुपए की बात है, उसकी भी चर्चा अपनी जगह है, लेकिन डॉलर कमजोर हो रहा है, शेकल मजबूत हुआ है इस दौरान। और यही दिखाता है कि किस तरह से जो इजराइल की रणनीति है, इजराइल तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल को क्योंकि खत्म कर देना चाहता है ईरान या ईरान के प्रॉक्सीज, तो इजराइल तो ईरान का जो खतरा है उसे ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह युद्ध भड़क क्यों रहा है? क्या यह और ज्यादा भड़केगा? यह सबसे बड़ी चुनौती। क्या यह माना जाए श्वेता, 5 दिन तक के लिए चुनौती अभी टल गई है? आई होप बातचीत, क्योंकि वो बातचीत के नतीजे के बाद आगे फैसला लेने की बात कर रहे हैं, बातचीत का नतीजा सकारात्मक हो। आप अगर रेजिम चेंज की बात कर रहे हैं, आप दूसरे तरीके, अब देखिए, आपने बहुत डैमेज किया है उस देश को, सिविलियंस को भी, मिलिट्री को भी, उनकी लीडरशिप को भी। लेकिन कहां पर अंत होगा? आप पूरे एक देश को तो नहीं खत्म कर देंगे ना। और ऐसा देश जो लड़ने के लिए तैयार है, उसका एक एक आदमी अभी खड़ा होने के लिए तैयार है, बमों के सायरन के बावजूद वो सारे लोग सड़क पर खड़े अगर हैं, तो आपको उस देश की आवाम के बारे में भी सोचना होगा और एक डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और श्वेता लौट आई हैं इजराइल से, उस बमबारी के बीच से। लगातार श्वेता की रिपोर्ट्स आप देखते भी रहेंगे खबरदार में आज रात 8 बजे।